Welcome back, students of class 9th. We will be starting the other half part of your social studies geography part, the northern plains. इससे पहले हमने पढ़ा था हिमाचल और जो हमारे लेयर्स थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं? जो थ्री मेजर रिवर्स हैं जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलोवियम इज अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। सो जो एलोवियल सॉइल है, हम सबको पता है कि वो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है। तो ये प्लेन में हमको यही वाली सॉइल मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स है वो सब अपने डिपॉजिट्स यहाँ पर लेके आती हैं, और हमको ये पता है कि जो सॉइल है वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा देते हैं। तो इस प्लेन को फर्टाइल बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, the plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad, is a densely populated physiographic division। तो ये जो ज़मीन है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, और इसकी लंबाई हमको 2400 किलोमीटर मिलती है, चौड़ाई हमको 240 से 320 किलोमीटर तक की मिलती है, और डेंसली यानी कि घनी आबादी है यहाँ पर लोगों जो रहते हैं। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। So ये जो part है यहाँ पर आपको adequate यानी कि बहुत अच्छी तरह हमको पानी मिल जाता है, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा है, और मिट्टी तो वहाँ की अच्छी ही है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये सब मिलके एक बहुत प्रोडक्टिव पार्ट हमारा बन जाता है इंडिया का। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. In the lower case, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. So, जो rivers northern mountain से आ रही हैं वो एकदम ढलान से आती हैं, यानी कि वो बहुत, उसका जो flow होता है वो बहुत तेज़ होता है और तेज़ होता है, और जैसे ही वो प्लेन्स में एंटर होता है तो वहाँ का जो पानी की जो बहाव है वो एकदम धीरी हो जाती है। तो जो भी डिपॉजिशन लेके आते हैं वो यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ सिल्ट। These channels are known as distributaries। तो जब ये डिपोजिशन जो भी लेके आते हैं जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, तो जब ये आता है और डिपॉजिट होता है तो उसके वजह से जो नदी है वो अपनी अलग अलग बहाव हो जाती है। मतलब जहाँ पर डिपोजिशन हुआ है वहाँ पर एक मिट्टी का आइलैंड टाइप का बन जाता है, और उसके 2 तरफ से क्या है वहाँ पर पानी बहने लगता है, बीच में मिट्टी होती है। The northern plain is broadly divided into 3 sections। जो northern plains है वो 3 भागों में बांट दिए गए हैं। The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains। तो northern plain का जो west part है वो क्या है? पंजाब के नाम से जाना जाता है। Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan। So ये किस चीज़ से बनी है? इंडस की और इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे बनी है, और जो इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ हमको मिलता है? पाकिस्तान में। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रिवर बी सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। तो जो इस इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज, ये सब हिमालय से ओरिजिनेट करते यानी कि स्टार्ट होते हैं। और ये जो सेक्शन है प्लेन दोआब से डोमिनेट होता है, यानी कि उस
से वो होता है। इसका मतलब क्या होता है, इधर पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो दो वर्ड से बनता है, ठीक है। दो का मतलब क्या होता है, टू, और अब का मीनिंग होता है वाटर। इसका मतलब है कि टू वाटर्स, यानी कि दो नदी। जैसे पंजाब वर्ड है तो पंजाब यानी कि पंच मतलब क्या होता है, पाँच, और उसमें अब ए भी वाटर लग गया तो पाँच अब, यानी कि वहाँ पर 5 रिवर्स हैं, इसलिए उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड टेस्टा rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and the West Bengal to its east. So जो गंगा प्लेन है वो घाघर और टेस्टा रिवर्स से बढ़ती है, और जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, जैसे कि ये सब जो लिखे हैं इन सब पे वो फैली हुई है, और पर्टिकुलरली असम जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में है। The northern plains are generally described as flat lands with no variation in its relief. जो northern plains है वो कैसे है, flat lands है, यानी कि चपटे ज़मीन, सीधी ज़मीन है और उस पर कोई भी वेरिएशन नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई भी ना ऊबड़ खाबड़ है, ना हिल है, ना माउंटेन्स है। It is not true. These vast plains also have diverse relief features. तो ऐसा जाना जाता है कि वहाँ पर फ्लैट लैंड है और कोई भी वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। वहाँ पर बहुत से डाइवर्स फीचर्स हमको मिलते हैं। According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. तो जो northern plains है वो 4 भाग में भाग किए जा सकते हैं। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers. तो rivers जब पहाड़ से नीचे उतर आ जाती है तो उनका जो फ्लो होता है वो धीमा हो जाता है। इसके कारण उनके साथ जो भी आ रहा है सामान, चाहे वो पेबल्स हो, स्टॉक्स हो या मिट्टी हो, वो सब यहाँ पर हमको मिलती है। तो ये वाली जगह पे आप एक नैरो बेल्ट यानी कि पतली सी एक बेल्ट की तरह बन जाता है जो कि 8 से 16 किलोमीटर्स तक फैला हुआ मिलता है। इट इज़ नोन एज भाबर, तो इस जगह को हम भाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, तो जितनी भी नहरें हैं वो सारी इस बेल्ट पे गायब हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराइन। फिर उसके बाद ये जो नदी है ये जो डिसअपियर हो जाती है वो फिर से साउथ की तरफ जब जाते हैं तो यही वापस अपीयर होती है, और वहाँ पर वेट यानी कि गीला, स्वैम्पी मतलब दलदला, और मार्शी मतलब हरियाली भरा हुआ, तो इस रीजन को तेराई के नाम से जानते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये जो रीजन है यहाँ पर आपको घना जंगल मिलता है और उसमें ढेर सारे जंगली जानवर मिलते थे। The forests have been cleared to create agriculture land and to settle migrants from Pakistan after partition. So जो forest ये है ये इनको काट दिया गया था तब जब एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ी, और जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जो लोग आए थे इंडिया में उनको वहाँ पर सेटल करने के लिए वो फॉरेस्ट काट दिए गए। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इस जगह पे आपको दुधवा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. It lies above the floodplains of the rivers and present are terrace-like features. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as Kankar. So, जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो कि ओल्डर एलुवियम सॉइल से बना है, और ये फ्लड प्लेन्स जो हैं वो ऐसे इन्होंने इतनी डिपॉजिट डाला है कि वो एक टेरेस लाइक फीचर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और इस पार्ट को भांगर के नाम से कहा जाता है। और यहाँ की जो सॉइल है वो कैलक्रस एक तरह का डिपॉजिट होता है उसमें पाया जाता है, और लोकली वहाँ पर कंकर के नाम से जानते हैं। द न्यूयर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो नए डिपॉजिट हुए जा रहे हैं उनको खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर
हर साल इनको बदला जाता है और ये फर्टाइल होते हैं, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। Peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks। तो पेनिनसुलर प्लेटो वो एक टेबल की तरह होता है, यानी कि थोड़ा ऊंचा और फ्लैट, और वहाँ पर आपको पुराने क्रिस्टलाइन मिलेंगे जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये तब बना था जब गोंडवाना लैंड था वो जब टूटा और थोड़ा हिल मतलब अलग हो गया, पार्ट हो गया, और इसलिए ये जो ज़मीन है सबसे ओल्डेस्ट लैंड बोला जाता है। द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इधर पे आपको चौड़ी और ज़्यादा गहरी नहीं होती है, वैसी वादियाँ मिलती है और राउंडेड हिल्स मिलते हैं। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, दो डिवाइड करते हैं इसको, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा होता है? वो पार्ट जो कि पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ पार्ट में आता है, जहाँ पर आपको नर्मदा रिवर आती है और ये मालवा प्लेटो का मेजर पार्ट को कवर करता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ ईस्ट। जो विंध्यान रेंज है ये सतपुरा रेंज और अरावलीज से बाउंडेड है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सो जो ये रेंज है वो कि डेजर्ट से मर्ज करती है, यानी कि मिलती है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सो यहाँ पर जो रिवर्स है जो यहाँ से बहती है वो ये सारी नदियाँ हैं जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। और इसकी वजह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ढलान है जो कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सो ये क्या है, वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़े हैं और ईस्ट की तरफ थोड़े सकरे हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। तो जो ईस्टवर्ड की तरफ जो ये हाईलैंड्स जा रहे हैं उनको लोकल नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड और बागेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। आगे का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो कि छोटा नागपुर से जाना जाता है और यहाँ पर दामोदर रिवर बहती है। द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के साउथ में हमको डेक्कन प्लेटो मिलता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev, the Kamur hills and the Maikal range form its eastern extensions. Locate these hills and ranges in the physical map of India. So जो सतपुरा रेंज है ये हमको नॉर्थ में मिलता है और महादेव, कैमूर हिल्स और ये सब जो है वो हमको ईस्टर्न एक्सटेंशंस में मिलते हैं, जो कि हम मैप में देख सकते हैं, इंडिया के फिजिकल मैप में। द डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो जो डेक्कन प्लेटो है वो वेस्ट की तरफ ऊंचा है और जैसे जैसे ईस्टवर्ड जाते हैं तो वहाँ पर ढलान आने लगती है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the मेघालय। So इस ही प्लेटो का जो आगे का हिस्सा है वो हमको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, जो जिसके नाम से हम जानते हैं मेघालय, कार्बी अंगोला प्लेटो एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। तो और ये किस चीज़ से डिवाइड है, जो एक छोटा फॉल्ट है वहाँ पे जो कि छोटा नागपुर प्लेटो उसके बाद बनता है। द 3 prominent हिल रेंजेस, इधर की जो जाने में नाम जो पहचाने जो हिल रेंजेस हैं वो कौन से हैं, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है दैट इज द साउथ पार्ट, वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वहीं पर वो पूरा वेस्टर्न घाट हमको देखने को मिलता है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। और ये क्या है, ये
कंटिन्यूस मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं और सिर्फ पासिस के थ्रू ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लोकेट द थाल भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये इसके पासिस हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। उनका एवरेज हाइट कितना है 900 से 1600 मीटर्स और 600 से ये ईस्टर्न घाट का 600 मीटर से। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नाइग्रेस इन द साउथ। The eastern ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. So जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, इरेगुलर है इनका शेप और रिवर्स यहाँ पर आती है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। The western ghats cause orographic rain by facing the rain bearing most winds to rise along the western slopes of the ghats। तो वेस्टर्न घाट्स में हमें ओरोग्राफिक काइंड ऑफ रेन हमको मिलती है जिसमें मॉइस्ट विंड ज़्यादा होती है और वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स में ये जाती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है ये अलग अलग लोकल नेम्स जाने जाते हैं। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो जो इनके हाइट है वो इंक्रीज होता है, नॉर्थ से इंक्रीज होता है साउथ की तरफ। द हाइस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुंडी, सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं अनाई मुंडी जो कि 2695 मीटर्स। दोदबेटा कितना है 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर, इतनी ऊंची है ये ईस्टर्न घाट्स में। शिवरॉय हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ये हमको ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में मिलता है। ऊटी और कोनकनल ये हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। सो ये जो पार्ट है हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल हमको मिलता है, पेनिनसुलर प्लेटो है और यहाँ पर वॉल्केनिक ओरिजिन है इसलिए हमको यहाँ पर इग्नियस रॉक मिलता है। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. So ये जो igneous rocks हैं ये क्या है, कई सालों में ये इतने पिस गए हैं कि ये मिट्टी का रूप ले लिया और ये ब्लैक सॉइल के नाम से कहते हैं। The Aravalli Hills lies on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau। जो है ये अरावली हिल्स हमको वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में मिल जाता है पेनिनसुलर प्लेटो में। दे आर हाईली इरोडेड हिल्स, इरोडेड मतलब कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ चुकी है। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, टूटे फूटे पहाड़ की तरह हमको मिलते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमको गुजरात से दिल्ली में मिलता है जो कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलता है। नेक्स्ट वी कम टू द इंडियन डेजर्ट। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. So जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के वेस्ट पार्ट में आता है और वहाँ पर सैंडी प्लेन है, पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो रेतीली है और वहाँ पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स आपको पता होगा कि सैंड यानी कि रेत के छोटे छोटे हिल्स बोल सकते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर, और इस जगह पे बहुत ही कम बारिश होती है यानी कि 150 मिलीमीटर से भी कम। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है और यहाँ पर लो वेजिटेशन मतलब घास फूस बहुत ज़्यादा कम होती है, पेड़ वगैरह घास कम होता है। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. तो जो streams है वो रेनी सीजन्स में आती हैं, मतलब बारिश के मौसम में ही उसमें पानी रहता है और फिर बारिश के मौसम के बाद वो पानी ख़त्म हो जाता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इस जगह पे सिर्फ एक ही नदी है लूनी जो कि सबसे बड़ी पाई जाती है। बारचंस
यानी कि क्रीसेंट शेप ड्यून्स यानी कि सी शेप सेमी सर्कल में कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्चन्स. सो जो बार्चन्स हैं वो क्रीसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं जो कि ज़्यादातर जगह पे कवर होते हैं और यहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे हमको ये चीज़ देखने को मिलती है. अगर हम जैसलमेर जाए तो वहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी. नेक्स्ट आता है हमारा द कोस्टल प्लेन्स. द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये हमारा कोस्टल स्ट्रिप में पूरा फैला हुआ है जो कि एक तरफ हमारा अरेबियन सी है वेस्ट में और दूसरी तरफ जो ईस्ट है वहाँ पर हमको बे ऑफ बंगाल मिलता है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन. जो वेस्टर्न कोस्ट है ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पाया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. 3 भागों में बटा है ये. द नॉर्दर्न पार्ट कौन सा कोस्ट का कॉलम का नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण कहा जाता है. द सेंट्रल स्ट्रेच को हम कनाडा प्लेन कहते हैं. वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रिफर्स टू एज द मालाबार कोस्ट. तो 3 है ये, कोंकण, कनाडा और मालाबार कोस्ट. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. जो बे ऑफ बंगाल का जो तरफ जो प्लेन्स है वो चौड़े और एक जैसे ज़मीन है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सर्कल वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. तो यही चीज़ नॉर्थ पार्ट में नॉर्दर्न सर्कल के नाम से कहते हैं और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, the Godavari, Krishna, Kaveri formed extensive delta on this coast. और इस कोस्ट में ये नदियों ने बहुत बड़ा डेल्टा बनाया है. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. और लेक चिलिका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है. और लेक चिलिका क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में है जो कि उड़ीसा और महानदी डेल्टा की तरफ पाई जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा आइलैंड्स. आइलैंड्स हमको पता है ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड. बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. इस में हम देख चुके हैं कि इंडिया एक मेनलैंड है और कंट्री के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. क्या आप उसके नाम बता सकते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amadeve. In 1973 these were named as Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. So इधर पे क्या है, हमको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि मालाबार कोस्ट के पास पाया जाता है. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्मॉल कोरल आइलैंड्स से बना है और पहले इनका नाम क्या था? लाकाडिव, मिनिकॉय और अमेडिव था. 1973 में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया था और इनकी जो एरिया है वो कितनी है? 32 स्क्वायर किलोमीटर. कावरती आइलैंड क्या है? इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप का मेन है कावरती. दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. सो यहाँ पर आपको बहुत तरह के हमको पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में देखने को हमको मिलता है. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. जो पिटी आइलैंड यहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं पाया जाता है पर वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है. नाउ you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal. So Bay of Bengal में हम देखते हैं ढेर सारा chain of islands. These are Andaman and Nicobarans. They are bigger in size and are more numerous and scattered. So जो अंडमान और निकोबार है ये ज़्यादा बड़े islands हैं in comparison to लक्षद्वीप islands और ये ज़्यादा और फैले हुए भी हैं. The entire group of island is divided into 2 broad categories.
सो जो पूरा आइलैंड है 2 कैटेगरी में डिवाइड है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। ऊपर की तरफ अंडमान है नॉर्थ की तरफ, और नीचे की तरफ साउथ में निकोबार है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सब मरीन माउंटेन्स। तो हमको पता है कि समुद्र में ढेर सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो ये माउंटेन्स जब पानी के ऊपर इनकी जब चोटी आ जाती है तो इनको आइलैंड्स बोल दिया जाता है। तो अंडमान को और निकोबार को यही बोला जाता है कि ये सबमरीन जो पानी के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनकी पीक्स हैं। These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. So ये जो आइलैंड्स है हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हमको फ्लोरा और फौना के ढेर सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, और ये आइलैंड क्या है, इक्वेटर के पास है, इसलिए इसका क्लाइमेट इक्वेटोरियल होता है, और यहाँ पर हमको घने जंगल भी देखने को मिलता है। डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन द बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. So जब भी हम physiographic units के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हर region के unique features होते हैं, यानी कि unique मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग, दूसरे से बिल्कुल अलग। It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. So हमको ये समझ में आ रहा है कि हर रीजन में एक अलग नेचुरल रिसोर्स पाई जाती है जो कि हमारी कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज में अमीर बनाता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। सो माउंटेन्स जो है वहाँ पर हमको वाटर, जो प्योर वाटर्स होते हैं वो, और फॉरेस्ट जो हमको मिलता है, ये सोर्सेज हमको प्रोवाइड करता है। The northern plains are the granaries of the country. So जो northern plains है ये हमारी कंट्री के ग्रैंडरी है, यानी कि हमारे स्टोर हाउसेस हैं। They provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of mineral which has played a crucial role. तो हमको ये ग्रैंडरीज प्रोवाइड करती है अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में, और जो प्लेटो है वो हमारा स्टोर हाउस है मिनरल्स के लिए, जो कि प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। जो कोस्टल रीजन है यानी कि समुद्र का किनारा जो, और जो आइलैंड ग्रुप्स है ये हमको फिशिंग के लिए प्रोवाइड करता है, और जो पोर्ट एक्टिविटीज यानी कि जो शिप्स का स्टेशन होते हैं, पोर्ट। Thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. और इस वजह से जो डाइवर्स फीचर्स हैं हमारे लैंड के, ये हमें और आगे बढ़ाने में मदद करता है। सो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का नोट भेज दूंगी, सो आप अपना काम समय पे करके सेंड कर देना। एक्सरसाइज मैं आपको चैप्टर के बीच में से दूंगी, इसलिए जब तक आप PDF नहीं खोलेंगे, चैप्टर रीड नहीं करेंगे, आपको कोई भी एक्सरसाइज की आंसर नहीं मिलेगी। सो बेटर है कि आप चैप्टर खोलें, रीड करें, एक्सरसाइज ढूंढें, और क्वेश्चन आंसर्स के लास्ट में वो एक्सरसाइज करके मेरे को फ़ोटोज़ खींच कर जल्द से जल्द भेज दें।